वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले अकाउंटेंसी का 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें बच्चों हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन और साथ ही साथ देखने वाले हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आज मैं बताने वाला हूं, जो कि 2026 के एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना बस यही है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस की बात कहा जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो किस टाइप का है और कैसे है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर यहाँ पर अगर देख लिया जाए बच्चा, लिखा हुआ यहाँ पे द फॉलोइंग आर द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ मोहन लिमिटेड। ये बात तो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दिया क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और हाँ, इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब उस साल अगर कहा जाए तो 50,000 रुपये का उसको नुकसान भी हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, अगर हम लोग कैश फ्लो जो बनाते हैं उसमें 3 तरीके से एक्टिविटीज की बातें करता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है ना, उसके बाद इन्वेस्टिंग और तीसरा क्या होता है फाइनेंसिंग। तो आपको ये जो 3 कैटेगरी जो दिया गया है इसमें 3 में से जो है ना आपको अलग अलग टाइप के पूछा जाएगा। या तो ऑपरेटिंग का पूछा जाएगा, या तो आपको इन्वेस्टिंग का पूछा जाएगा, या तो आपको फाइनेंसिंग का पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अगर बात करें पूछा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को जो बनाना होगा वो कैसे बनाना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखना है 2020 यहाँ पे दिया हुआ, 2020 दिया हुआ, 2021 दिया हुआ। अब यहाँ पे जो डेप्टर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग देखते हैं सिर्फ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होगा, सिर्फ जो लेन देन होगा वो सिर्फ रॉकर में होना चाहिए, सिर्फ कैश में होना चाहिए। इसके अलावा और भी इसमें किसी भी प्रकार के आइटम्स को हम लोग यहाँ पे जगह नहीं देते हैं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है जो एसेट बढ़ रहा है या एसेट घट रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है या लायबिलिटीज घट रहा है। बस यही 2 चीज को देखना है, बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी में देखना है हमको, अगर कैश जा रहा है मतलब आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, बस इसी को हम लोग को बैलेंस एडजस्ट कर देना है। आपका निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या चीज का? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको जो है ना सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसको किस तरीके से। तो चलो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, बस आपको समझाना है। क्या है ना, अगर समझाने के लिए आप एक एक चीज को अगर लिखें तो बहुत ज्यादा लंबा यहाँ पे समय लग सकता है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश करो। चलो देखो यहाँ पे क्या बातें चल रहा है। लॉस ड्यूरिंग द ईयर, आपको 50,000 रुपया, अगर लॉस में अगर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन आपको वहां पे दिख रहा होगा, दिख रहे हैं ना बच्चा? क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के जवाब आपको एक एक करके मैं समझाता हूं। ठीक है, अब देखो चेंज इन वर्किंग कैपिटल्स पहले निकाल लो। पहले क्या क्या चीज का चेंजेस हुआ है। पहले डेप्टर्स था 20,000 का, है ना, 2020 में। फिर 2021 में अगर कहें तो हो गया कितना? 15,000। अब बताओ यहाँ पे 5,000 रुपया क्या हुआ? डिक्रीज करा। अब इससे क्या समझते हो? मतलब ये हमको कोई पैसा देने वाला था, लेकिन अब जो है ना, पहले 20,000 रुपया देने वाला था, अब हो गया 15,000। इसका मतलब ये हुआ 5,000 रुपया आपको मिल चुका है, इसीलिए आपको यहाँ पे कैश इनफ्लो तो हो चुका है, लेकिन अब नहीं मिलने वाला, डिक्रीज कर चुका है। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो 5,000 रुपया आपके पास आया है। बात समझ में आया? उसी तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का, यहाँ पे पहले 6,000 था, अब कितना है? 8,000। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें भी देख सकते हो पहले 6,000 था, उसके बाद यहाँ पे 8,000 रुपया हो गया, मतलब 2,000 रुपया क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है जो पहले जो देनदार था, बिल्स रिसीवेबल जो हमको बिल था, ठीक है ना, वो 6,000 का था, अब 2,000 बढ़ चुका है, तो इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज के केस में यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ था, अब ये 2,000 रुपया क्या होता है? लेस होता है। ये सारे ट्रांजेक्शन आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर बात करें बच्चा, पहले कितना था? 8,000, अभी कितना हो चुका है? 7,000, मतलब यहाँ पे हो चुका है कम। तो 8,000 से यहाँ पे अगर देखें 1,000 क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तब 1,000 रुपया क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मेट याद रखें, अगर बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे अगर आपका इंक्रीज करा तो उल्टा सोचना है माइनस होगा। डेप्टर्स पहले 20,000 रुपये था, घट गया है, तो उल्टा सोचना है ऐड करना है। क्या है ना, इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना, पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है। ठीक है ना, आ रहा है ऐड कर देने, जा रहा है माइनस कर देने। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अब है क्रेडिटर्स। अब देखो आपके पास जो उधारी था, आप किसी को पैसा देने वाले थे 2020 में, कितना रुपया देने वाले थे 10,000, अब कितना देने वाले हो 8,000। मतलब यहाँ पे लायबिलिटी जो है, क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज है, वो आपका घट चुका है, मतलब आपको अब ज्यादा पैसा नहीं जाने वाला, इसीलिए इसको उल्टा सोचना है। ऐड करने की बात यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स से बातें करें तो 8,000 से कितना हो गया यहाँ पे, प्रीपेड यहाँ पे सॉरी 10,000 से कितना हो गया है 8,000। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, पहले 10,000 था, अभी 8,000, तो आपने 2,000 रुपया दिया ना, तभी तो वो 8,000 रुपया कम हुआ है कि नहीं। तो डिक्रीज करा तो आपके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप देखो जब पहले 10,000 था, 10,000 से जैसे 8,000 हुआ, 2,000 रुपए की डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कैश पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वो घट जाएगा। तो यहाँ पे सब हिसाब करने के बाद बच्चा, यहाँ देखो क्या क्या ऐड करना है, पहले 5,000, फिर उसके बाद आपको ऐड करना है 1,000, आप दोनों ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 6,000। उसका लेस क्या करना है यहाँ पे ये 2,000, फिर आपको लेस क्या करना है यहाँ पे 2,000 और, तो 2 और 2 कितना हुआ 4। तो देखो यहाँ पे पहले ऐड करने वाले 5,000, फिर 1,000, कितना हुआ 6,000। 6,000 में से यहाँ पे 4,000 रुपया अगर माइनस करते हैं तो बचता है 2,000 रुपया, बचता है ना। तो ये जो दोनों दिख रहा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट है। पहले 5,000 1,000 6,000 रुपया हुआ, 6,000 रुपये में से 4,000 रुपया घटा भी दे तभी तो आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है, ये कितना 2,000। अब बताओ बच्चा, आपके पहले से ही अकाउंट में बताया जा रहा है 50,000 रुपया का लॉस चल रहा है, माइनस में चल रहा है। अभी 50,000 रुपया में अगर 2,000 रुपया अगर मेरे पास है भी, अगर दे भी देते हैं, फिर भी तो 48,000 रुपया क्या जाएगा, नेगेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आपके पास 48,000 रुपए नेगेटिव होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 48,000 रुपए आंसर आएगा, लेकिन इसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं। कैश क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। जब भी अगर आपके पास नेगेटिव बैलेंस अगर बचता है कैश फ्लो का, इसका मतलब ये हुआ वो आउटफ्लो हो जाएगा। और जब अगर आपके पास पॉजिटिव अगर बैलेंस अगर बच रहा होता है तो आप समझ जाना वो आपके लिए इनफ्लो है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से पूरे तरीके से दिख रहा होगा, इसको अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। चलो बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ डेजुलेशन ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पे डेजुलेशन ऑफ फॉर्म के हिसाब से बताया जा रहा है। डेजुलेशन मतलब क्या, आपके जो फॉर्म है, जो कंपनी है, वो बंद हो रहा है, ठीक है ना। अब वो बंद हो रहा है तो उसके हिसाब से बोला गया 80,000 रुपया क्रेडिटर्स है, और कैश इन हैंड में लिखा हुआ है 20,000 रुपया है। पार्टनर्स के कैपिटल में 1,30,000 रुपया है, और अदर एसेट रिलाइज हुआ है 1,60,000 का, ठीक है ना, 1,60,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट या लॉस इन द रिलेशंस अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, रिलेशंस अकाउंट बनाना है ना। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, फॉर्मेट होता है दो तरीके से। अब उस दो तरीके मतलब दो तरीके से बना सकते हैं, नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, फॉर्मेट तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर क्रेडिटर्स की बात करें 80,000 रुपया है, अगर पहले से अगर बैलेंस शीट में अगर 80,000 रुपया होता तो हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते है कि नहीं है। उसी तरह से अगर बात करें 2,20,000 रुपया पार्टनर्स का कैपिटल है, फिर 1,30,000 रुपया अदर एसेट की बात बोला गया, उल्टा बोल रहे हैं ना। कैश इन हैंड 20,000 रुपया, पार्टनर्स का कैपिटल 1,30,000 रुपया, और अदर एसेट को रिलाइज किया गया 1,60,000। अब यहाँ पे इसको अगर मैं बना दूं बहुत ही सिंपल तरीके, इसको दो तरीके से बना सकते हो बच्चा, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात अगर यहाँ पे इस क्वेश्चंस को अगर इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ये बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे इसको अगर आपको दिखाऊं जूम करके तो आपको नजर आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने एक तरीके से यहाँ बनाया, एक दूसरी तरफ यहाँ पे। अब देखो आपके पास कैश इन हैंड 20,000 रुपए पहले से, तो आप 20,000 रुपए पहले से लिख दोगे। आपको पता है क्रेडिट साइड होता है, एक तरफ क्या होता है डेबिट साइड, तो ये क्या है आपका रिलेशंस अकाउंट। और 100% इतना समझ जाओ बच्चा, रिलेशंस अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और जितना मैं बोल रहा हूं उतना क्वेश्चन बना लो, उसके अलावा कोई भी बुक से क्वेश्चन टच करने की जरूरत नहीं है, आपके इतना ही मिस आएगा, ये आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पे जो कैश को जब रिलाइज किया जाता है, जब बैलेंस शीट में से अगर मान लो उसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, आपने क्वेश्चन से देखा होगा, पढ़ा होगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एसेट रिलाइज करते हैं वो हमेशा कहाँ पे लिखा आता है, क्रेडिट साइड में लिखा आता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे
अब यहाँ पे क्रेडिटर्स, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्रेडिटर्स बोला गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे नहीं लिखने वाला है क्योंकि बोला गया एट द टाइम ऑफ रेजुलेशन फॉर्म क्रेडिटर्स 80,000 रुपया था, पार्टनर्स कैपिटल से अकाउंट 1,30,000 रुपया था, ऐसे रहने दो और सीधा सीधा इसको जोड़ो। पहले जोड़ने के बाद यहाँ पे आ रहा है, इसको अगर जोड़ देते, अच्छा ये बताओ 2,30,000 रुपया, इसको जोड़ो 1,60,000 और उसके बाद यहाँ पे 20,000, तो कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपया। अब लॉस जो यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात चल रहा है 30,000 रुपया, वो कैसे आएगा, इधर आ जाओ, पहले आप इधर आ जाओ, इसको आप समझने की कोशिश करो। ये जब बातें अगर आपको समझ में आ जाए तब बताना हाँ सर ये बात आपका सही है या गलत है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, सर इसमें ऐसा आपने क्यों लिखा। देखो गिवन क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ 80,000, कैश इन हैंड दिया हुआ 20,000, पार्टनर्स कैपिटल 1,30,000 रुपया और अदर एसेट 1,60,000। ये आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, वेरी गुड। पहली बात ये, आप ये देखो कैश इन हैंड प्लस एसेट जो रिलाइज हो रहा है 1,80,000 का, जैसे मैंने उधर आपको जुड़वाया। पेमेंट मेड अगर बातें करें तो 1,80,000 रुपये में से आप पेमेंट कितना करोगे 80,000 रुपया, तो 80,000 रुपये अगर मान लो यहाँ पे इसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर 80,000 रुपये अगर आपने माइनस कर भी दिया तो आपके पास कितना बचेगा, 1,00,000 बचेगा नहीं, यहाँ पे 1,00,000 बैलेंस फॉर द पार्टनर्स पेमेंट। अब देखो बच्चा पार्टनर्स कैपिटल कितना है 1,30,000 रुपया। अब पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे लिख दो 1,30,000 रुपया, ठीक है, आपने लिख दिया। अब ये देखो अभी इस वाले अमाउंट पे नहीं सोचना है, इधर जो मैंने बनाया यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब नहीं लिखा गया है। क्रेडिटर्स अगर मानो 80,000 रुपये यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,30,000 रुपये। अब देखो 1,60,000 20,000 कितना हुआ 1,80,000 रुपया, और इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 2,10,000 रुपया। तो 2,10,000 रुपया आराम से लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे, जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है उसी को लिखना पड़ता है। 2,10,000 रुपया 2,10,000 रुपया लिख दिया। अब यहाँ पे अगर 1,80,000 रुपया घटाते हैं 2,30,000 में से तो कितना बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा 30,000 रुपया, ये अमाउंट बचेगा। तो ये आप देखो ये क्रेडिट में आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लॉस हो चुका है। अगर आपका एसेट ये क्या है आपका पेमेंट वाला हिस्सा है, ये डेबिट मतलब क्या खर्चा है कि नहीं। तो डेबिट अगर खर्चा ज्यादा है आपका और क्रेडिट कम है, मतलब इनकम कम है कि नहीं। तो खर्चा ज्यादा इनकम कम तो लॉस होता है कि नहीं होता है। जब भी हमेशा ध्यान रखना अगर क्रेडिट बैलेंस अगर आया तो हमेशा समझना वो लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। अब ये जो दिख रहा हुआ 30,000 रुपया, अगर ऐसा कोई पार्टनर्स की बातें बोल रहा है, उसके रेशियो के बारे में बोल रहा है, उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना और हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे इसी चीज को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ जो मैंने लिखी थी इन्फॉर्मेशन वो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। यहाँ पे ये अमाउंट छूट गया था तो मैंने यहाँ पे लिख के आपको समझा दिया जी यहाँ पे कैसे आया है। अब यहाँ पे देखो 1,30,000 रुपए से 1,00,000 रुपया चला गया, 30,000 रुपये जो दिख रहा है यही लॉस इन माना जाएगा रिलेशंस अकाउंट का, ये फाइनल अमाउंट है। बात समझ में आ गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, दिख रहा भी होगा। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और इस टाइप के क्वेश्चन 100% बार बार कह रहे हैं बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर देख रहे हो बच्चा तो लिखा हुआ यहाँ पे है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपेयर करना है और ये भी 100% क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जब पार्टिकुलर्स दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, और यहाँ पे नंबर अगर बात करें ईयर्स दिया हुआ है 2022 से 23 और 21 से 22, उल्टा है। पहले ये दिख रहा है फिर ये दिख रहा है 21-22 और यहाँ पे 22-23 है कि नहीं। ये प्रीवियस ईयर ये प्रेजेंट ईयर, आपको यहाँ पे हर एक डाटा दिया गया। अब इस डाटा से मुझे कंपेयर करना है, बहुत ही सिंपल है। अब बताओ बच्चा यहाँ पे अगर आपको ये बताएं जो 21-22 के सेशन के हिसाब से पहले 8 लाख रुपया मुझे मिला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब 8 लाख से अब 2022-23 में 8 लाख से कितना हो चुका है 10 लाख, मतलब 2 लाख बढ़ चुका है। अब इसका अगर हम लोग कंपेयर अगर कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से तो कैसे करते हो तो हमेशा ध्यान रखना बेस ईयर कहाँ होता है नीचे लिखना होता है, ठीक है ना। बेस ईयर कहाँ लिखेंगे नीचे, और कितना के इंक्रीज करा 2 लाख का, तो 2 लाख बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख इंटू हो जाएगा 100। अब इसके हिसाब से परसेंटेज निकालो, तो ये हुआ कंपेयर। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है जो मेरे प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, या प्रीवियस ईयर में जो भी या पास्ट में
पास्ट में जितने भी साल हुआ उस साल के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से जब हम उसको कंपेयर करें तो मुझे पता चले कि क्या प्रॉफिट है कंपनी का या क्या लॉसेज है, ठीक है ना। इसी वजह से किसी भी कंपनी का अगर कहा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस और खासकर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ये एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन इससे बनाने से अगर बातें करें फ्यूचर्स के डिसीजन लेने में फायदा होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर बातें करें तो याद देखो, पहले तो अभी क्वेश्चंस ने देख लिया क्या है नहीं है। अब इस क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ बहुत सिंपल है यार, टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही सिंपल है, आपको लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इसको हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। देखिए अगर बनाएंगे तो पता ही है, 2 ही क्वेश्चंस में पूरे 1 घंटा लग जाता है बनाने में। हर एक फॉर्मेट लिखो, हर एक आइटम्स को लिखो, ट्रांसफर करो, इतना करो। इसी वजह से पहले से ही जो है ना बना हुआ रहेगा तो आपके लिए फायदा होगा, आपका एक बात में समझ में भी आ जाएगा और टाइम का भी बचत होगा, है कि नहीं। चलो बच्चा, अब इस क्वेश्चन को बस मैं आपको समझाता हूँ, आपका काम है समझना, कहाँ से आया नहीं आया उस पर बहस नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी बात सीखते वक्त आप क्लास में आओ, अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन आया हो तो एग्जामिनेशन के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं इसको आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो मेरा 100% आ जाना चाहिए। चलो अब यहाँ देखो, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे उल्टा सारे स्टेटमेंट की बातें बोला, 22 और 23 और 21 और 22 की बातें कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, अब 8 लाख से 10 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए अदर इनकम 2,20,000 रुपया है, लेकिन अगला साल का तो अगर बात करें प्रेजेंट ईयर ये हुआ 1.5 लाख से 1,50,000 से अगर 2,20,000 रुपया हो गया तो 70,000 रुपया का इंक्रीज हुआ। इसको भी जोड़ दो, जोड़ने के बाद यहाँ पे देखो 10 लाख और 2,20,000 इसको जोड़ देंगे, इसको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे करके भी जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे इसका अगर परसेंटेज निकाल के अगर दिखा दें, मैंने बोला परसेंटेज के हिसाब से बताओ बच्चा कितना इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, कितना चेंज हुआ। अगर आपको ये चेंज निकालने के लिए अगर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो मैंने बोला जो डिक्रीज या इंक्रीज करा उसको ऊपर लिखो, ठीक है ना, न्यूमरेटर में लिखो। 2 लाख हुआ तो 2 लाख ऊपर लिख लो। अब बाकी बात जो बेस ईयर है, वो बेस ईयर में जो अमाउंट दिख रहा है वो 8 लाख है। पिछला साल जो होता है ना वो हमेशा बेस अमाउंट होता है, तो उसको 8 लाख है, तो 8 लाख यहाँ पे हमको लिख लेना है। अब लिखने के बाद अगर यहाँ बात करें बच्चा, अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे हमको परसेंटेज का साइन देना है। अब 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 से इसको जब कैंसिल करते हैं तो 25, मतलब यहाँ पे 25% क्या हुआ इंक्रीज करा। अगर परसेंटेज में इसका लिखा जाए तो 25% क्या हुआ इंक्रीज करा, है कि नहीं। तो अगर परसेंटेज में भी अगर आ जाए लिखने के लिए कितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है, कंपेयर करते हो तो पहले कुछ और था अभी इतना हो गया, इसका मतलब यही हुआ 2 लाख अगर बढ़ा 8 लाख से 10 लाख हुआ तो 25% क्या हुआ बढ़ चुका है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और बाकी बात आपको तो सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखो बच्चा यहाँ पे जो खर्चा हुआ सब अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये सब एडिशंस की बातें। चला एक्सपेंसेस देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंसेस वाली बातें हैं। तो 4 लाख जो कि आपको दिख रहा है 4 लाख 3 लाख, पहले 3 लाख था फिर 4 लाख हुआ, 1 लाख रुपया बढ़ गया है, फिर पहले 1 लाख था फिर 2 लाख रुपया हुआ तो 1 लाख रुपया बढ़ चुका है, इंक्रीज कर चुका है। पहले 80,000 रुपया था, अब 1,50,000 रुपया 70,000 बढ़ चुका है कि नहीं। अब यहाँ पे देने के बाद ये सब आपको दिख रहा होगा जो अदर एक्सपेंसेस जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अब ये कितना लिखा हुआ है 10 लाख। अब 10 लाख अगर 15% बनाते बच्चा तो कितना निकलता है 1.5 लाख, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1.5 लाख आपको लिखना पड़ेगा, ये जो 1.5 लाख दिख रहा है ना ये आपको लिखना पड़ेगा। अब बताओ वहां पे 8 लाख है, 8 लाख का अगर हम 10% अगर बनाते हैं तो कितना बनेगा, तो बनेगा 80,000 रुपया। तो यहाँ पे 80,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे आया है, ये बात समझ में आ गया जो 1.5 लाख और 80,000 रुपया कहां से आया, क्योंकि ये बोला गया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हिसाब से, इसी वजह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लोग यहां से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद इसमें अगर इंक्रीज या डिक्रीज को जब कंपेयर अगर करते हैं
तो 80,000 रुपया था 2021-22 का। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 22-23 में 1.5 लाख हो चुका है, मतलब 70,000 रुपया का इंक्रीज हो चुका है। अब ये सारे अमाउंट को एक साथ पहले जोड़ लो, ठीक है ना। तो 4 आ 2 6 और 6 यहाँ पे हुआ था 7.5 लाख। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, इसको तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिखो, इसको भी जोड़ के यहाँ लिखो। अब देखो, अब 12,20,000 में से 12,20,000 में से अगर इसको माइनस करते हो बच्चा, माइनस करते हो तो कितना निकल कर आ जा रहा है, 4,70,000 रुपया। इसको भी यहाँ पे 3 और 1 कितना हुआ 4 और 4 इसमें 4,80,000 रुपया ऐसे जोड़ा हुआ है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 4,70,000 बचा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है 2,70,000 रुपया। अभी यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 2 लाख और 70,000, 2,70,000 रुपया और 2,70,000 में से 2,70,000 रुपया माइनस कर दो तो क्या बचेगा, नील, मतलब कुछ भी नहीं। इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। बात समझ में आ गया। तो मतलब ये हुआ, इतना जो है ना सब एडिशंस वाले और ये सब खर्चा है, सब एक खर्चा को एक तरफ पहले लिख देंगे, जोड़ लेंगे। अब इस एसेट में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये आपका बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है टैक्स देने का, ठीक है। अब टैक्स की अगर बातें करें तो लिखा हुआ टैक्स जो रेट दिया गया 30% दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, 4,70,000 जो दिख रहा है ना, तो 4,70,000 का 4,70,000 का हम क्या करेंगे, 30% निकालेंगे। इसका 30% और इसका भी 30% बोला गया, ठीक है ना। तो 4,70,000 का यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है 1 लाख। देखो दोनों में अमाउंट क्या है, सेम ही है ना। अब करना कुछ नहीं है, 4,70,000 रुपए यहाँ तो मान लो हमने जितना मेरे पास एसेट था, जितना मैंने खर्चा किया वो सब काट कूट के आ रहा था 4,70,000 रुपया। अब इससे मुझे टैक्स देना है, तो टैक्स तो माइनस होता है ना। तो 4,70,000 में से 1,41,000 माइनस कर लिए, तो अब आपके पास इतना अमाउंट दोनों में बच रहा है। तो अभी मतलब यही माना जाएगा 21-22 में और 22-23 के जो कंपेयर कर रहे हैं बराबर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिमेन अनचेंज्ड हो रहा है, बोथ ईयर्स, दोनों में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, सेम अमाउंट है। सो इंक्रीज इनकम वाज फुल्ली अफेक्ट बोला गया ऑफसेट बाय द प्रोस्पोनेट इंक्रीज इन क्या होगा, एक्सपेंसेस के हिसाब से माना जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, जितना आपका प्रेजेंट ईयर में उतना ही आपका अगर देखा जाए पास्ट ईयर में भी था, और कंपेयर करने से यही बात पता चल रहा है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राम लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर, ठीक है ना। अब 2 लाख का अगर बातें करें जो कैपिटल्स है, उस कैपिटल को 20,000 इक्विटी शेयर में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है 10 रुपया हमको जो है फेस वैल्यू के हिसाब से बांट लो, ठीक है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को ऑल द शेयर ऑफ पर, बोला गया एट पार पे। एट पार का मतलब क्या है, जितना में बात हुआ है भैया 10 रुपया का बात है, 10 रुपया में हमको देना है, 10 से 12 नहीं करना है, 10 से हम 9 नहीं करने, ठीक है ना। एट पार पे पता ही होगा, 3 तरीके से हम लोग है ना यहाँ पे शेयर्स की बातें करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे बोला गया एट पार की बात चल रहा है, तो जितना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, जितने अमाउंट की बातें चल रहा है सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर करके शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, जितना भी है सबका एंट्री बना देना है, क्योंकि आपको बोला गया जर्नल एंट्री करने हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है बच्चा, एट पार पे 2 रुपया बोला गया पर ऑन एप्लीकेशंस पे है, 3 रुपया बोला गया अलॉटमेंट पे है, और 3 रुपया बोला गया फर्स्ट कॉल पे है, 2 रुपया बोला गया फाइनल कॉल पे है। और सारे शेयर को सब्सक्राइब कर लिया गया है पब्लिक के द्वारा, और पेमेंट भी हमको मिल चुका है। मतलब इसमें क्वेश्चंस में कोई लफड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग अगर बनाते हैं बच्चा, तो यहाँ पे सारा एंट्री आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको तो क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपने देख भी लिया होगा क्या क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चंस का जवाब आपके पास यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई लफड़ा नहीं। अगर यहाँ पे नहीं भी अगर आपको ये बताएं, तभी आप इस क्वेश्चंस को मुझे लग रहा है सारे बच्चे बना सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, जर्नल एंट्री करना है। और ये सारे बच्चे को बोला गया होगा जो भैया कम से कम एंट्री है ना सही तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो बच्चा क्या है इसका एंट्री, पहले तो आपको समझ में आ रहा है 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया गया, 20,000 रुपए के यहाँ पे इक्विटी शेयर की बात चल रहा है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, और इशूज हम लोग कर रहे हैं एट प्राइस, एट पार पे कर रहे हैं, 2 रुपया एप्लीकेशन के, 3 रुपया अलॉटमेंट पे। ऐसे लिखना एग्जामिनेशन में,
जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये अगर इस तरीके से अगर लिखते हो तो हम बच्चा कहते हैं गारंटी के साथ आपका एक भी मार्क्स जो है ना डिडक्ट नहीं होने वाला है, आपको 100 में 100 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से आपको इस तरीके से अच्छे ढंग से इसको लिखना होगा, ठीक है। अब देखो पता ही है जो क्वेश्चन जो है खासकर अकाउंटेंसी का 2-2, 3-3 पेज में चला जाता है अगर आप जर्नल एंट्री बनाते हो। फिलहाल तो ये बोर्ड बहुत छोटा है, फिर भी आपको जो दिख रहा होगा उसको अच्छे तरीके से जूम आउट करके थोड़ा सा बढ़ा के आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एंट्री आपको पता होगा, जब पहला बोला गया बैंक अकाउंट डेबिट होता है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का जो रेट का होगा बच्चा कितना था, 2 रुपया। अब आपके पास जो शेयर जो डिवाइड किया गया वो कितना रुपए के हिसाब से, 20,000 रुपया। तो 20,000 को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपये यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। उसकी उसी तरीके से अब इसको ट्रांसफर करना होता है। पहले तो यहाँ पे रिसीव किए, अब रिसीव करने के बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 40,000 रुपये, बात खत्म। शेयर अलॉटमेंट की बात करें, 3 रुपए यहाँ पे अलॉटमेंट का है और 20,000 रुपए यहाँ पे शेयर्स की बात चल रहा है। 20 जो हजार दिख रहा है 20,000 वो इक्विटी शेयर्स है, तो 20,000 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000, बात खत्म। इसको मैंने रिसीव किया, आप इसको क्या करेंगे, पेमेंट जो कि शेयर कैपिटल्स में यहाँ पे भेज दिया, बैंक के द्वारा इसको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी बात समझ में आ गया जो 60,000 किस तरीके से है। अब यहाँ पे बात आता है बच्चा फिर से, फर्स्ट कॉल कितना रुपया रेट दिया हुआ है, 3 रुपया। 3 रुपया को अगर 20,000 रुपये से अगर गुना करते हैं 60,000। अब इसी अमाउंट को दोबारा हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल कॉल्स अकाउंट में और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, है ना। याद कर लेना, 100% क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा, अब बचा यहाँ पे फाइनल कॉल कितना है, 2 रुपया। आपका जो दिख रहा है कि शेयर्स का कितना वैल्यू, 20,000 रुपया। अब 20,000 रुपया को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 20,000 2 40,000 रुपया, तो 40,000 रुपया 40,000 रुपया एक बार रिसीव किए, एक बार ट्रांसफर कर दिया हम। तो फाइनल कॉल यहाँ पे ड्यू हुआ, तो इसको एक बार ड्यू किए, एक बार रिसीव किए, एक बार ड्यू हुआ, रिसीव हुआ, ऐसे करके भेज दिया गया। तो रिजल्ट यही हुआ जो टोटल शेयर कैपिटल जो है 2 लाख रुपए का फुल्ली पेड अप यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा हुआ था जो ऐसा कोई नौबत नहीं है जो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया था कि भैया यहाँ पे ऐसे ही है, इसको आपको रिसीव करना है। आपने देख लिया होगा क्वेश्चंस, यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री हुआ और ये कम से कम जो है आप याद कर लो। एंट्री याद करना बहुत जरूरी है। आने देखो एंट्री वैसे तो हमको लग रहा है ये प्रैक्टिकल होता है, जब आप क्या कर रहे हो, वैसे भी सारे एंट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अकाउंटेंसी में बहुत सारे बच्चे कहते सर एंट्री ये नहीं याद होता है, क्या लगे भाई इसका एंट्री याद मत करो, सिंपल सा गोल्डन रूल आपको पता ही होगा ना। अकाउंटेंसी का जो गोल्डन रूल है उसके हिसाब से पता करो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। हम सब्सक्राइब किया गया, अलॉटमेंट किया गया, पैसा जा रहा है, आ रहा है, किस पे जा रहा है, किस पे आ रहा है, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो उसके हिसाब से आपको बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया बच्चा रिलेशंस अकाउंट का। रिलेशंस अकाउंट की अगर बातें करें तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोला गया हाउ विल यू डील विद द रिलेशंस एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म ऑफ रश्मि एंड बिंदिया इन द फॉलोइंग। यहाँ पे रश्मि एंड बिंदिया का जो है यहाँ पे जो खर्चा है रिलेशन एक्सपेंसेस का वो बोला गया है। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपया, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 30,000 आर पेड बाय रश्मि पार्टनर, जो रश्मि पार्टनर है वो खर्चा किया गया उसके द्वारा। रिलेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न रश्मि ऑफ द विल बी पेड 70,000 रेम्युनरेशंस। तो रेम्युनरेशंस का मतलब होता है सैलरी टाइप का होता है ना, जो काम रेम्युनरेशन खासकर जो है ना, कोई भी काम जब या कोई भी सर्विस जब तुरंत दिया जाता है, किया जाता है, उसके हिसाब से तुरंत पैसा मिल जाता है उसको। तो रेम्युनरेशंस फॉर कंप्लीटिंग द डेजुलेशन ऑफ प्रोसेस द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रश्मि वेयर 1,20,000। मतलब साफ है यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन दिख रहा है बच्चा, ये सब का सब क्या है, रिलेशंस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ है, अब कौन सा पार्टनर कब कितना लेके आया है, खर्चा किया है रिलेशंस का, वही आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। तो चलो बच्चा हम लोग इसको लिखते हैं, आखिर क्या कहानी में लिखना है। तो आपने क्वेश्चंस तो यहाँ पे देख लिया, इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूं, इतना में आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को अगर देखे बच्चा तो यहाँ पे दिख रहा होगा सारे ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी मैंने कर दिया है।
अब आपको समझना है जो आखिर सर इसमें क्या कहना चाह रहा है। कहना कुछ नहीं चाह रहा है, यहाँ पे एंट्री जो है ना आपको बस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट 1 लाख पेड बाय फर्म के हिसाब से रिलेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या बनने वाला है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला केस 2 में रिलेशन एक्सपेंस से बोला गया था 30,000 जो दिख रहा है यहाँ पे, जो 30,000 ये वाला अमाउंट, ठीक है, बोला कि पेड किया जाए, क्या किसके द्वारा, रश्मिक द्वारा। तो रश्मिक पार्टनर के द्वारा एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब बिहाफ ऑफ फर्म के हिसाब से, जो कि यहाँ पर उसको रिम्बर्स या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ, रिलेशन एक्सपेंसेस टू बॉर्न बाय रश्मिक द्वारा, रश्मि इज अलाउड 70,000 एज रेम्युनरेशन दिया गया था ना, 70,000 की बातें करें, यहाँ पर रेम्युनरेशन की बातें करें, ठीक है। अब यहाँ बोला गया एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हुआ उसमें से कितना हुआ, 1,20,000 रुपया का। अब 1,20,000 रुपया का हुआ, चलो अच्छी बात है। अब इसका एंट्री अगर बातें करें तो पहले ये समझो, रिलेशंस अकाउंट डेबिट क्योंकि 70,000 रुपया का रेम्युनरेशन का, तो पहले एंट्री कर दो। और उसके बाद टू रश्मिक कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके द्वारा इसके खाता के हिसाब से बात चल रहा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रश्मिक कैपिटल अकाउंट 70,000। अब यहाँ पे देखो बच्चा, एक्सेस एक्सपेंसेस जो 50,000 रुपया दिख रहा है, कैसे 70,000 रुपया का रेम्युनरेशन मिल चुका है डेजुलेशन प्रोसेस के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल जो खर्चा हुआ था रश्मि कितना होता है, 1,20,000 रुपया। अब 50,000 रुपया जो दिख रहा है वो एक्सेस एक्सपेंसेस यहाँ पर हो गया, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे 70,000 का ही बातें बोला गया है, तो 70,000 में एंट्री मार दिया। अब यहाँ पे अमाउंट जो चार्ज किया गया रेशन एक्सपेंसेस का 1 लाख हो जाएगा, उसका 30,000 रुपया हो जाएगा और 70,000 रुपया हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा और 70,000, तो यहाँ पे सब अगर जोड़ जार लेते हो तो लगभग में आपका 2 लाख की बातें चल रहा है, ठीक है। करना आपको कुछ नहीं है, बस ये बोला गया है इसको डील कैसे करना है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया सर इससे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा नजर आ रहा है? ऐसा नहीं बोला है, बोला गया है जो भैया आप ये बताओ, रश्मि और बिंदिया है ना एक डेजुलेशन कर रहा है फॉर्म का, इन केस आपको ये बताना है जो कैसे आप रिलेशन एक्सपेंसेस को डील करोगे, ठीक है। तो मैंने डील किया भैया 1 लाख का हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना, 30,000 का भी हम आपको एंट्री करके दिखा देंगे। अब यहाँ पे तीसरा जो बोला गया है, रिलेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड रश्मिक द्वारा हुआ है, लेकिन 70,000 रुपया जो है ना बोला गया रेम्युनरेशन के हिसाब से दे दिया जाएगा, डोजुलेशन प्रोसेस के हिसाब से, जो भी डोजुलेशन से प्रोसेस हुआ है विघटन करने में 70,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो खर्चा बता रहे हो कितना, 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 के हिसाब तो नहीं करेंगे, वो तो ओवर एक्सपेंसेस हो गया। मान लीजिए आपको दिया गया है 120 रुपया, इसी पे लेते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से खर्चा कितना किए हो, 70,000 रुपया, तो आपको खर्चा हम कितना काउंट करेंगे, अकाउंट में मेंटेन करेंगे 17,000 का ना, 50,000 तो ओवर एक्सपेंसेस हो गया, वो आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात चल रहा था, तो यहाँ पे एक एंट्री आपको ये करना पड़ेगा जर्नल, और दूसरा यहाँ पे ये करना पड़ेगा, एक 70,000 रुपया हो गया, एक 1 लाख रुपया हो गया, और यहाँ पे जो 30,000 रुपया लिखा है रिलेशन एक्सपेंसेस 30,000 पेड बाय रश्मि पार्टनर्स, एक्सपेंसेस बोला गया पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विल बी बोला गया रिइंबर्स या कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, जो तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहां पे लिख देंगे, लिखेंगे इसको कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आया? 30,000 रुपया जो दिख रहा है वो कहां पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब बाकी बात जो 1 लाख और 70,000 रुपया इसका जर्नल एंट्री आप यहां से देख सकते हो, और 30,000 रुपया आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है रश्मि पार्टनर के हिसाब से। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया यहाँ पे ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे बातें चल रहा था। ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया, इसको प्लीज सही तरीके से आप नोट कर ले, समझ ले क्या क्या बातें चल रहा था, इस तरीके से लिखना। ये सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, सारे बच्चे आराम से बना सकते हैं। पता है क्या है, प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर। मैंने आपको कितना बार बताया है, आपको करना ये है, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसको डेबिट में साइड में लिख दो, जितना भी इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड में लिख दो। बहुत सिंपल है। तो अभी यहाँ पे जो भी अमाउंट दिख रहा है, ये दिख रहा हो, यहाँ पे देखो फीस कलेक्टेड बोला गया इंक्लूड 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे फी कलेक्टेड, अच्छा फीस जो कलेक्टेड होता है बच्चा वो आपके लिए इनकम माना जाता है ना। तो यहाँ पे 52,000 है या कितना है, 5,20,000 है ना, वो आपका इनकम हुआ।
फीस बोला यहाँ पे फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपया बाकी है, इसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग के हिसाब से जोड़ने के लिए पड़ेंगे। सैलरी पेड इंक्लूड 5,000 अकाउंट ऑफ प्रीवियस, 5,000 रुपया पहले वाला है और 68,000 पहले, मतलब यहाँ पे सैलरी आपने पेड करा, आप पेड जो करोगे उससे पहले आपको एडजस्टमेंट निकालना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर क्वेश्चन देख लो अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर, तो चलो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आप लोग इसको बनाओगे इनकम और एक्सपेंडिचर के हिसाब से। देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से देख लिए हैं तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, इतना सा आपको काम चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप, क्योंकि सबसे मेन जो चीज होता है ना इसका प्रोसेस, क्योंकि जब तक प्रोसेस की बातें अगर नहीं करेंगे तो आप बोलोगे भैया कैसे आ गया। चलो सुनो, मैंने बोला यहाँ पे देखो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, मैंने अभी बोला जो 4,70,000 की बातें चलेगा, लेकिन इसमें बोला गया फीस। अब ये कैसे है, 4,70,000 आपका इनकम है, फिर डोनेशन रिसीव वो 25,000 रुपए, यही दिख रहा है, बाकी बात यहाँ पे और दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, बोलेगे सर फीस कलेक्टेड तो 5,20,000 रुपया हुआ था, फीस पिछले साल का 30,000 रुपया दिख रहा है। तो हमने क्या बोला, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा और तभी हम उसका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, है कि नहीं है। तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन आता है सब्सक्रिप्शंस का, जब प्रेजेंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या अगला वाला फ्यूचर्स वाले जो साल है उसका है, तो उसका ट्रीटमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी आता है। इसीलिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, फिर स्पोर्ट्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो, इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं। तो फीस कलेक्टेड हुआ 5,20,000 रुपया, जैसे मैंने बोला। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जब 5,20,000 रुपया में से 80,000 रुपया जो दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ था, ये 80,000 रुपया फीस रिसीव फॉर करेंट ईयर की, तो 80,000 रुपया माइनस कर लेंगे, 4,40,000 रुपया हुआ, ठीक है। अब बोला कि यहाँ पे ऐड करना है, फीस जो है ना आउटस्टैंडिंग था, मैंने बोला ऐड करना है, तो 30,000 रुपया ऐड कर लो। 4,40,000 रुपया में से अगर 30,000 रुपया अगर जोड़ लेंगे, में से मतलब घटाएंगे ना, जोड़ेंगे तो 4,70,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4,70,000 रुपया, ये है हम लोग का इनकम। तो इनकम अगर हुआ तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और जो भी खर्चा होता है उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, है कि नहीं। अब यहाँ पे दूसरा भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो इसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, जहां जहां पे अगर ऐसा बात लिखा हुआ है तो इसको भी एडजस्टमेंट करने की यहां भी जरूरत है। अब देखो सैलरी लिखा हुआ 68,000, सैलरी देखो 68,000 है, लेकिन 5,000 रुपया जो लिखा हुआ है, 5,000 रुपया जो प्रीवियस ईयर का सैलरी उसमें इंक्लूड है। तो 5,000 रुपया का जो सैलरी आपको दिख रहा है जो प्रीवियस ईयर का, तो उसको क्या करना होगा, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 रुपया, तो एट द एंड ऑफ ईयर जो होता है ना 3,000 रुपया की सैलरी दिया हुआ उसको जोड़ लेना होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर जोड़ते हो बच्चा, पहले 63,000 और 3,000 रुपये यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका सैलरी पेड, तो आपके लिए खर्चा हुआ ना भैया, तो सैलरी देखो 66,000 रुपया, कितना 66,000 दिख रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर के हिसाब से। अब यहाँ पे एक और जो है एडजस्टमेंट है, जैसे कि देख रहे हैं परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकली, तो यहाँ पे परचेज ऑफ बुक की अगर बातें करें, मैंने यहाँ पे टिक लगाया था जो कि 40,000 रुपया का है बुक वैल्यू, और यहाँ पे अगर देखें तो 31,000 रुपया की बातें चल रहा है। 31,000 रुपया और 40,000 रुपया में से अगर 31,000 रुपया को माइनस कर लिया जाए तो परचेज जो है यहाँ पे खर्चा होता है। आप किसी भी आइटम्स को खरीदते हो तो पैसा लगेगा ना भैया, तो पैसा अगर लग रहा है तो आपको घटेगा, वो तरीके से एक्सपेंडिचर माना जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे उसको माइनस कर लो। बुक्स एंड पीरियड जो दिख रहा है यहाँ पे 9,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, ये सब का एडजस्टमेंट करना था। अब इसके अलावा जो भी आपको अमाउंट, अब ये कहां से आ गया, मैंने आपको इस बातें समझा दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, अब ये आपको करना ये है, आपको करना ये होगा, जो अब बाकी बात जितना भी अमाउंट आपको दिख रहा है, बाकी बात जितना भी अमाउंट आपको दिख रहा है उसको सीधा सीधा लिखो। अब देखो सैलरी का मैंने काम कर दिया, आउटस्टैंडिंग का मैंने बात कर दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग की भी मैंने बात कर लिया। अब इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहां जाएगा, डेबिट में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कहां जाएगा, डेबिट में। मीटिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा, डेबिट में।
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, डेबिट में। सब का सब जो एक्चुअल अमाउंट है पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। परचेज का मैंने बातें कर लिया, यहाँ पे लिख दिए है परचेज के हिसाब से। कहाँ गया परचेज, बुक्स एंड पीरियोडिक की बातें करिए वाला। उसके बाद बोला यहाँ पे रेंट पेड होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जाएगा डेबिट में जाएगा। पोस्टेड टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स भी कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। और डोनेशन रिसीव, अगर आपको कोई डोनेशन अगर दे रहा है तो आपके लिए फायदा है ना, मतलब आपका इनकम है, डोनेशन दिया, कोई दान दिया, इसीलिए डोनेशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसी वजह से डोनेशन 25,000 रुपये यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 4,70,000 25,000 रुपया जब जोड़ रहे यहाँ पे तो निकल के आया 4,95,000 की नहीं आया पता नहीं, देखना पड़ेगा जोड़ के कितना आ रहा है। अब यहाँ पे इसको जोड़ लो तो रिजल्ट यहाँ पे निकल रहा है कि इनकम आपका ज्यादा है। हाँ मुझे लग रहा है इनकम ही ज्यादा है, 4,95,000 रुपया है तो जोड़ ले। 4,95,000 रुपये इधर भी और इधर भी। देखो यहाँ पे आपको पता है 495 दोनों तरफ हम लोग लिखते हैं नॉर्मल तरीका जो आप लोग बनाए हैं अभी तक। तो इधर जितना होता है जितना क्रेडिट, मतलब यहाँ पे जब मैंने जोड़ा तो जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये सबसे ज्यादा है। तो आपने सर बोला इसको जोड़ के मैंने इधर लिखा। अब बताओ 4,95,000 रुपये लिखा यहाँ पे, अब इसको जोड़ा तो 4,95,000 तो होगा नहीं क्योंकि ये सबसे ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, तो मैंने इसको जोड़ा। अब इसको यहां से यहां तक जोड़ने के बाद 4,95,000 रुपये में से हमको घटा लेने। अगर मान लीजिए आपका इनकम अगर ज्यादा है खर्चा कम है तो आपके लिए तो सरप्लस होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर में जो बातें करते हैं बच्चा वो क्या होता है, सरप्लस। तो यहाँ पे जब जोड़ा गया तो 1,72,000 रुपया आया और इधर जब इनकम को जोड़ा गया 4,95,000 495,000, तो 4,95,000 में से 1,72,000 रुपया को क्या करना है, माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस करते हैं तो आपके पास जो सरप्लस अमाउंट है कितना बचेगा, 3,23,000। बात समझ में आया, इसका आंसर कितना होगा, 3,23,000। जो आप लोग अपने तरीके से करते हो कैलकुलेशन वैसे ही कर लेना। बातें समझ में आ गया बच्चा, बात समझ में आ गया ना। इस क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, इसका फाइनल जो रिजल्ट है आंसर है 3,23,000 रुपया होगा। आप यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे छोटा करके ही दिखाना पड़ेगा, उतना बोर्ड तो लंबा है नहीं, दिख रहा होगा अब, है ना, देख लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया कैलकुलेट करंट रेशियो ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। स्टॉक इन द एंड ऑफ वाज बोला गया 20,000 मोर देन स्टॉक इन द बिगिनिंग, ठीक है। सेल्स भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपया दिया और क्यू का रेशियो दिया हुआ 0.75:1 दिया हुआ। अब आपको यहां पे निकालना है करंट रेशियो कितना होगा, क्योंकि यहां पे क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो करंट रेशियो मुझे निकालना है। क्वेश्चन आपने देख लिया बच्चा। अब इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहां पर अगर निकालते हैं तो यहां पे चलो पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं। आपने क्वेश्चंस तो देख लिया। अब इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग बनाते हैं तो यहां देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं भी आता तो फिर भी इसको बनाते ही, लेकिन यही था थोड़ा टाइम लगता क्योंकि कैलकुलेशंस की बात है ना। अब चलो ध्यान सुनो। पहली बात, सेल्स आपका दिया हुआ कितना, सेल्स दिया हुआ आपका पास 3 लाख रुपया, तो आपने यहां पे 3 लाख रुपया लिख दिया, ठीक है। अरे भैया इतना भी क्या है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो 3 लाख रुपया, तो सेल्स 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% स्टॉक, ये सब आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ जब हम लोग यहाँ पे गुड सोल्ड अगर निकालते हैं तो सेल्स 3 लाख, 3 लाख में से जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना उसको माइनस कर दो तो 2,25,000 रुपया क्या निकल का आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने बेचा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड हुआ 2,25,000 रुपए। अब एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका बिगिनिंग है, तो एवरेज रेशियो, देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने की अगर बातें करें, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स बाय एवरेज स्टॉक। तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे 4,25,000 रुपया है, ये है, इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकाला था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या था, 4 गुना था। तो 25 लाख अगर हम लोग 4 से अगर 2,25,000 रुपये का 2,25,000 रुपये का क्या करना होगा,
4 से भागा दे दो, तो भागा देने के बाद 56,250 जो निकलेगा ये निकलेगा एवरेज स्टॉक। ये क्या निकल के आएगा? एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है जो कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स जितना भी दिया जाएगा ना उसको सीधा जो है ना जितना भी रेशियो है उसको लेके गुना कर लो तो आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 56,250 56,250 आपका एवरेज स्टॉक निकला। ठीक है, दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर ओपनिंग या क्लोजिंग की अगर बातें करें बच्चा, तो मान लो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं मालूम है तो एक्स हो गया, एवरेज स्टॉक हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो निकालने का ओपनिंग प्लस में यहाँ पे जो 20,000 रुपया जो दिख रहा है, ठीक है ना, 20,000 रुपया स्टॉक इन द एंड ऑफ ईयर, ठीक है ना, उसको जोड़ लेंगे और 2 से भाग दें। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या करना होगा? एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कितना निकाले? 56,250। 56,250 को अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिखते हैं, यहाँ पर अगर मान लो 56,250 हुआ, लिख दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपको सब हिसाब करने के बाद आपका ओपनिंग स्टॉक जो निकल कर आएगा 46,250 और क्लोजिंग स्टॉक जो निकल कर आएगा वो 66,250। ठीक है ना, क्योंकि आपका 20,000 रुपया पहले से है और यहाँ पे 46,250 है, उसको जोड़ लेना है तो आपको 66,250 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे निकलने के बाद बच्चा क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। जो क्विक एसेट है वो लिखा हुआ 0.75, ठीक है, तो यहाँ पे 0.75 यहाँ पर रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75/1। अब यहाँ पे करंट एसेट की अगर बातें करें तो आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो करंट एसेट जो कि आपको नहीं है, तो करंट एसेट या क्विक एसेट बोल सकते हैं। तो क्विक एसेट इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ कितना? 40,000 रुपया। अब यहाँ पे 40,000 रुपया लिखो और 40,000 रुपया का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो तो मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, तो आपका क्विक एसेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही इसमें निकालना था। ठीक है बच्चा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा समझाने लायक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे, द करंट एसेट ऑफ कंपनी आर 15 लाख, करंट रेशियो दिया हुआ 3:1, लिक्विड रेशियो दिया है 1.25:1, कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटीज क्या होगा, लिक्विड एसेट क्या होगा और इन्वेंट्री क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप 100% अच्छे से ढंग से फॉर्मूला के साथ आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चा यहाँ भी इस क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको अगर क्रॉप कर लिया जाए तो जगह बन जाएगा ना, है कि नहीं? तो चलो अब यहां पे ऐसे कर लेते हैं। देखो बच्चा यहां पे करंट एसेट आपको दिया हुआ है 15 लाख दिया हुआ है, करंट रेशियो भी दिया, लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, अगर करंट लायबिलिटीज अगर निकालना है तो आपको पता ही है जो करंट एसेट करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। अगर ये होता है तो आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल है ना, तो यहाँ पे आप बताओ, ये लिखा हुआ है करंट रेशियो 3/1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो करंट एसेट, यहाँ पे 1.5 लाख लिखा हुआ है। अब ये 1.5 लाख नहीं लिखा है, 15 लाख लिखा है, तो 15 लाख आप यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे नीचे में जो करंट लायबिलिटीज की बात चल रहा है वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर 1 लगा दिए, करंट लायबिलिटीज नहीं भी है तो सीधी बात है, इसको चाहो तो आप 1 मत लगाओ, 1 तो यहाँ लगा हुआ है ना, एक्स मान के चलो या तो CL लेके चलो, करंट लायबिलिटीज नहीं है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या निकलेगा? 3CL, मतलब करंट लायबिलिटीज 3 गुना हो गया। अब यहाँ पे 1.5 लाख जो 15 लाख जो भी लिखा वो लिखेंगे और 3 से इसको मान लो, वैसे तरीका ये गलत है कैलकुलेशन करने का। मान लो यहाँ पे मैं कटाया तो कितना आ जाएगा? 5 लाख, तो हो गया 5 लाख। तो करंट लायबिलिटीज कितना निकल का आ गया? 5 लाख। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चा। ठीक है, कोई टफ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो आपको आ जाएगा। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है क्या हुआ फॉर्मूला? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट बाय में करंट लायबिलिटीज। इस वाले फॉर्मूला से आपको पहला वाला सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? जो लिक्विड एसेट अब बाय करंट लायबिलिटीज होता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला के हिसाब से बातें करें तो यहाँ पे लिखा हुआ लिक्विड रेशियो जो दिया गया ना 1.25, तो यहाँ पे 1.25 अब बाय में 1,
इनटू इक्वल्स टू की बातें करें तो यहाँ पे पहले निकालें लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट तो मालूम नहीं है तो यहाँ पे लिक्विड एसेट, अब बाय में करंट लायबिलिटीज मालूम जरूर है, यहाँ पे से निकाले है ना करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख। आपको करना कुछ नहीं बच्चा, यहाँ पे सीधा क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आ जाएगा। तो 6,25,000 रुपया होगा ना वो निकल के आ जाएगा, लिक्विड एसेट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे निकालना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी करंट एसेट है उस करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस कर लो। तो लिक्विड एसेट अभी आपने निकाला है 6,25,000 रुपया निकाले हैं, तो 15 लाख का यहाँ पे टोटल एसेट है, तो 15 लाख में से अगर मान लीजिए 6,25,000 रुपया अगर आप माइनस करते हो तो क्या निकल कर आ जाएगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना हुआ, 8,75,000 रुपया का हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चा आपको करना ही करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा होगा, बोला कि यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो में लगभग में अगर बात करें इसमें इन्वेस्टिंग की बात कर, और आपको इस वीडियो में ये बोलना चाह रहा था एक ऑपरेटिंग का मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, है कि नहीं। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग का आ गया तो मैंने बोला एक साथ कम आने का चांस है, वो सीबीएसई वाले बोर्ड वाले का क्वेश्चन आ सकता है एक साथ, मतलब ऑपरेटिंग का भी, इन्वेस्टिंग का भी, और यहाँ पे अगर कहा जाए तो फाइनेंसिंग का भी। लेकिन यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग पूछ रहा है, बात वही है यहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट या कौन कौन से जो आपका आइटम्स है कहाँ पे लिखा आता है। ठीक है, इसको फटाफट आपको समझा देते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर वीडियो लंबा बन रहा है, तो बच्चा लोग वीडियो लंबा देखना नहीं पसंद करता है, और जबकि बच्चे को फायदे के लिए बात कर रहे हैं, है ना। बच्चा लोग जो है ना इधर का उधर का वीडियो देखेगा, लेकिन मेरे चैनल का वीडियो की अगर बातें करें तो बोलेगा नहीं बहुत लंबा वीडियो है, बोरिंग है, ऐसा है वैसा है। अरे भैया क्लास से तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट और सबसे आसान तरीके से समझा रहे हैं, एग्जामिनेशन में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा वीडियो आप लोग देखते रहो। और फिर जो है ना जब एग्जाम हो जाए या पेपर आ जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करना जो आपने ये जो वीडियो देखा उससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चा तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दिया। आप यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको पता ही होगा जिसको 3 तरीके से मतलब 3 कॉलम होता है, एक होता है ऑपरेटिंग का, एक होता है इन्वेस्टिंग का, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग का। तो आपको यहाँ पे बनाना है इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टिंग अगर बनाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो पेटेंट 90,000 1,15,000 रुपए ये आपको अमाउंट दिख रहा है जो कि क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे बताओ पेटेंट जो कि एक तरीके से एसेट होता है बच्चा, तो पहले 1,15,000 रुपया था। पहले देखो ये 19-20 है और ये 20-21 है, मतलब पहले इसको देखना है। तो पहले 90,000 था, अब हो गया है 1,15,000, मतलब बढ़ चुका है, मतलब पैसा गया आउटफ्लो में चला जाएगा। यहाँ पे आउटफ्लो हुआ तो 1,15,000 में से अगर बात करें 90,000 की बातें करें तो 25,000 क्या हो गया आउटफ्लो, मतलब इसमें से भाई बेचे हैं तो तभी तो मतलब खरीदे हैं। पहले 90,000 की बात चल रहा था, अब 1,50,000 की बात चल रहा है, मतलब मेरे पास एसेट बढ़ा, कैश तो गया ना, इसी वजह से। लैंड की बात करें बच्चा 1 लाख का था, अब 90,000 रुपये बच रहा है, मतलब हमने बेचा तो पैसा आया होगा। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो 1 लाख, अब 90,000 रुपये यहाँ पे हुआ तो 10,000 रुपये हमको क्या हुआ इनफ्लो हुआ। तो इनफ्लो मतलब पैसा आया, इनफ्लो का मतलब होता है प्लस और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है माइनस। अब बोला गया प्लांट एंड मशीनरी अगर देखा जाए जो कि 1,80,000 रुपया 1,80,000 का था, अब कितना हो गया 1,70,000, मतलब 10,000 रुपया की अगर बातें करें बच्चा यहाँ पे घटा, तो घटा मतलब क्या हमने बेचा होगा। तो 1,80,000 रुपये में से 1,70,000 रुपया को अगर माइनस करते हैं तो 10,000 रुपया का यहाँ पे जो होगा वो इनफ्लो होगा, मतलब बढ़ेगा। वहां पे अगर अब देखते हैं फर्नीचर 1 लाख का था, अब 1 लाख से हो गया 2,25,000 रुपया, मतलब यहाँ पे भी बढ़ गया है। पहले मेरे पास 1 लाख का था, अब कितना हो गया 2,25,000 रुपया। तो 1,15,000 रुपया की अगर बातें करें 1,15,000 होगा नहीं 1,25,000 होगा, 1,25,000 रुपया के यहाँ पे बढ़ गया, मतलब यहाँ पे बढ़ा तो पैसा तो गया होगा ना, परचेज किए हो तो यहाँ पे पैसा गया तो माइनस। ठीक है, अब देखते हैं लिखा हुआ 10% इन्वेस्टमेंट, तो पहले 2 लाख था, अब हो गया 1,80,000,
अब 2 लाख से अगर 1,80,000 रुपया की बातें चल रहा है तो बताओ कितने हजार रुपया, 20,000 रुपया का यहाँ पर अगर देखें तो घट गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया। अब इस 10% का हमको कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये तरीके से रेट दिया हुआ है जो फिक्स्ड अमाउंट वाला, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो 10% वाला होगा इन्वेस्टमेंट, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये नहीं सर 10% किसका निकालना है, ये एक तरीके से फिक्स्ड रेट दिया हुआ, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का ये क्या है, फिक्स्ड रेट है, कंपनी के द्वारा अलग अलग इन्वेस्टमेंट में ये मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम इसका कुछ नहीं करने वाले हैं, बस ये देखना है जब 2 लाख से 1,80,000 रुपया हो गया तो 20,000 रुपया घटा, मतलब यहाँ पे हमने बेच दिया, यहाँ पे लिखा ना सेल, इसका मतलब घटा तो माइनस हो जाएगा। मतलब ये घटा मतलब क्या, 20,000 रुपये से 1,80,000 तक बेचा ना, तो बेचे से पैसा आया होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना प्लस वाला है और कितना माइनस वाला है, तो जितना प्लस वाला है उसको जोड़ लो और जितना माइनस वाला है उसको जोड़ लो, एक दूसरे में से घटाओ। अगर मान लो प्लस वाला अगर ज्यादा हुआ तो इनफ्लो, और वही अगर मान लीजिए माइनस वाला अगर ज्यादा हुआ तो आउटफ्लो। तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल आउटफ्लो जो दिख रहा है वो कितना हुआ, तो 1,50,000 रुपया और 25,000 रुपया। तो टोटल हुआ यहाँ पे आउटफ्लो, देखो ना भैया, आउटफ्लो यहाँ पे 25,000 रुपया दिख रहा है और आउटफ्लो यहाँ पे दिख रहा है 1,25,000 रुपया। जब दोनों को जोड़े तो कितना हुआ, 1,50,000 रुपया। और इनफ्लो की अगर बातें करें तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया और 20,000 सबको जोड़ लिया यहाँ पे, तो निकला कितना, 40,000 रुपया। अब 1,50,000 रुपया में से अगर 40,000 रुपया का अगर हम लोग माइनस अगर करते हैं, 40,000 रुपया का अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,10,000 बचेगा। इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, देखो आउटफ्लो सबसे ज्यादा हो गया है और इनफ्लो क्या है, कम। इनफ्लो आपका 40,000 रुपया हो रहा है, इन मतलब पॉजिटिव आपका प्लस में 40,000 है ना, 40,000 आपका क्या है, प्लस में है, और ये नेगेटिव में, इसका मतलब ये आउटफ्लो होगा। मतलब ये जो इन्वेस्टिंग में है ना, ये नेगेटिव बैलेंस, मतलब पैसा इसमें ज्यादा बह रहा है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 1,10,000 रुपया होगा। मैंने ये आपको समझाने की कोशिश किया है किस तरीके से इसको लिखते हैं। तो आपने यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, मार्क पर फॉर्मेट के हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो ABC आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:3। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। देयर क्रेडिटर्स अमाउंट दिया हुआ है 16,800 एंड द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन कंटीजेंट लायबिलिटीज दिया हुआ 3,500 नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स ऑफ मैच्योर्ड, ठीक है ना, हैड बीन मेट। आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा होगा। द कैपिटल्स ने स्टूड 12,000 10,000 8,000 रिस्पेक्टिवली। बी हैड लेंट द टू द फर्म एडिशन कैपिटल 13,200। द एसेट रियलाइज 45,670। सो प्रिपेयर द रिलेशंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो शो बैंक अकाउंट। बातें समझ में आया। यहाँ पे जो है ना बोला कि ABC पार्टनर है, ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 4:3:3 दिया हुआ है। अब ये लोग डिसाइड किया जब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो, बंद करो, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो बोला कि जो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया गया है और डिसोल्यूशन का जो लायबिलिटीज है उसको जो दिया गया है उसको जो है ना मैच्योर अकाउंट होने के बाद उसको पेड किया जाएगा। देयर कैपिटल्स जो है 12,000 10,000 8,000 किसका है, तो पार्टनर्स का कैपिटल है 12,000 10,000 और 8,000। अब बोला कि इसमें से बी जो है ना, बोला कि हैड लेंट टू द फर्म इन द एडिशन कैपिटल 13,200 लाया था। अब एसेट रिलाइज इतना हुआ। चलो बच्चा यहाँ पे देखते हैं जो रिलेशन अकाउंट में कौन कौन सा जाएगा आइटम्स और कौन कौन सा जो है ना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पे आपने देख लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी हुआ है, ज्यादा यहाँ पे लेन देन बड़ी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आपको कम ही में काम चला लेने हैं, ज्यादा यहाँ पे बातें नहीं करने हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एसेट रिलाइज, सब ये क्वेश्चंस। अब इसका देखो आंसर रिलेशन अकाउंट के बनाए हैं, तो एसेट जो रिलाइज हुआ कितना, 45,670 रुपये। यहाँ पे साफ साफ जो है ना क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, तो ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर से बात करें 16,800 रुपया और कंटीजेंट लायबिलिटी 35,000 रुपया, ठीक है। अब 45,670 में से इसको जोड़ के माइनस करने पे जो भी आएगा उसको ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद यहाँ पे ये तीनों अमाउंट आ चुका है। अब ये तीनों अमाउंट क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये आपको दिख रहा है डेबिट बैलेंस है तो इसको कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में यहाँ पर ट्रांसफर
किया जाएगा। तो यहाँ पे 1452, फिर 10,000, 1,000 मतलब 1,089, फिर 1,089 इस तरीके से दिया हुआ है। सारे अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको दिख रहा होगा एक दूसरा अमाउंट, ठीक है, और तीसरा अमाउंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो कहाँ लिख दिया भैया। चलो बैलेंस यहाँ पे जो पहले से अगर बातें करें तो ये सब अलग अलग है, ये ए का कैपिटल्स है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे सी के दिख रहा है और ये बी का दिख रहा है, सबका अलग अलग कैलकुलेशंस अलग अलग, एक ही में यहाँ पे कंबाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये जो दिखा हुआ है जो बी कैपिटल जो बैलेंस बीडी है 10,000 रुपया, और यहाँ पे बैंक जो फाइनल जो पेमेंट करेगा 8,911 रुपया पेमेंट करेगा माइनस करने के बाद। तो आपको यहाँ पे ये कर लेना बच्चा, ये जो बैंक अकाउंट दिख रहा है ना, ये पूरे तरीके से कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए। क्रेडिटर्स भी आपको लिखना है, कंटीजेंट लायबिलिटी भी लिखना है, और यहाँ पे बी का जो लोन दिख रहा है, फिर ए बी सी का जो कैपिटल्स दिख रहा है इसको भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब आपको फाइनली अगर कहें तो रिलेशन अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट, ये अगर हमने अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बना रहे हैं, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल, यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया, ठीक है ना। इसको आपको अपने तरीके से बना लेना है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करें थोड़ा सा, यहाँ पे कम से कम आप ये रिलेशन अकाउंट अगर समझ में आ गया तो टोटल पेमेंट जो हो रहा है बैलेंस वैलेंस करने के बाद, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस अमाउंट को अपने तरीके से अगर बनाते हो, इसको भेज देना ए के कैपिटल में, बी कैपिटल में और सी के कैपिटल में। उसके बाद क्या करना बच्चा, 12,000 रुपये में से इसको घटाना, 10,000 रुपये में से इसको घटाना और 13,200 में से इसको घटा लेना। घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भेज देना है। बस इतनी सी बात करना है। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, सत्यम बोला गया पे लिमिटेड इशू 15,000 रुपया, सॉरी 15,000 डिवेंचर्स ₹10 इच पेबल एट फॉलो 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एंड डिवेंचर्स आर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल मनी ड्यू रिसीव पास जर्नल एंट्री। मतलब यहाँ पे जो है ना किसी भी तरह से लफड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में, साफ साफ आपको क्या करना होगा बच्चा, सीधा सीधा एंट्री कर देने हैं, ठीक है। जिसमें जितना भी बातें बोला गया है, कितना रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसको सीधा एंट्री कर देने हैं, कहानी खत्म। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे ये बिल्कुल कहानी खत्म वाले है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब इसको हम बता देते हैं किस तरीके से यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। चलो इतना बाकी चल जाएगा काम, है ना। अब यहाँ पर अगर देखे बच्चा, रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन 30,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 15,000 की बातें चल रहा है, 2 रुपया एप्लीकेशन है, तो 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 रुपये, बात खत्म हो गया। फिर 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45,000 रुपये। तो एक तो ड्यू हुआ, दूसरा रिसीव हुआ। अभी मैंने क्वेश्चन से बात किया। फिर अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोला कि 5 रुपया जो है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बातें चल रहा है, तो 15 पचे कितना होगा 75, 75 रुपए से 75 रुपए इसमें, मतलब 75 रुपये यानी 75,000 मल्टीप्लाई कर लेने हैं। यही आपको क्वेश्चंस में करने के लिए बोला है। सारे मनी यहाँ पे ड्यूली रिसीव हो चुका है, इसीलिए इसमें कोई प्रकार का टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो एंट्री आता है ना, वो एंट्री आपको कर लेने हैं। आपको वैसे यहाँ पे मैंने बता भी दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। चलो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा डीपली अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो बोला कि ए लिमिटेड कंपनी इशू 5,000 शेयर 100 इच एट प्रीमियम, प्रीमियम पे है, ठीक है ना। 5 रुपया लिखा है एप्लीकेशन पे, 20 रुपया बोला गया, सॉरी 5 प्रीमियम है, 20 रुपया बोला गया यहाँ पे एप्लीकेशन है, 35 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट है, इसी में इंक्लूडिंग प्रीमियम है। 5 रुपया प्रीमियम के 5 रुपया माइनस कर 30 रुपया माना जाएगा अलॉटमेंट का, और 30 रुपया लिखा है फर्स्ट कॉल है, और बैलेंस जो बोला गया है वो सेकंड कॉल पे होगा। अब सारे अमाउंट रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक कॉल जो है 500 रुपया वाला वो नहीं दिया होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी 500 शेयर्स एंड फाइनल कॉल मनी 700, दिस शेयर आर हैव बीन फॉरफिटेड कर लिया गया। जो अच्छा फॉरफिटेड कब किया, जब कब किया जाता है, जब आपके पैसे नहीं मिलता है, तब जब कॉल मनी मांगा जाता है कंपनी के द्वारा, फर्म के द्वारा, जब नहीं मिलेगा उस केस में। सो गिव यहाँ बोला गया जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शन। तो मैं ज्यादा इस पे ज्यादा लंबा बात नहीं करने वाला हूं, पहले यहाँ पे एक एक चीज आपको समझाना पड़ता है, तो लंबा वीडियो चला जाता है, इसी वजह से इस सब का थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं। आप क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बच्चा, यहाँ पे पहले देखो क्या क्या गिवन दिया हुआ है।
गिवन सबसे पहले लिखना एग्जामिनेशन से बहुत जरूरी है। इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप देखो गिवन क्या है, गिवन देखो 500 या सॉरी 5000 शेयर ऑफ 100 इज की साथ प्रीमियम 5 रुपये से पेबल एप्लीकेशन 20,000 रुपया होगा, अलॉटमेंट 35 रुपया था, जैसे 5 रुपया प्रीमियम की बातें चल रहा है। फर्स्ट कॉल 30 रुपया हो जाएगा, सेकंड कॉल फाइनल कॉल 20 रुपया बचेगा, क्योंकि मुझे 100 रुपए का हिसाब देना है। तो 20 और 30 60 और 60 30 90 और यहाँ पे जो है ना 20 रुपया ज्यादा हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। 30 और 30 60 हुआ, 60 20 तो हो जाएगा 80, अभी 100 होता रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉल बोला गया अनपेड, बोला गया पहले ही कॉल पे जो है ना 500 रुपया नहीं दिया। फिर बोला गया फाइनल कॉल पे जो है ना 700 रुपया नहीं दिया। तो 700 और 500 कितना हुआ 1200। तो 1200 ही को क्या किया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो रेट होगा 7 5 12 1200, इसका जो रेट है वो तो अलग होगा। जिस रेट से यहाँ पे दे रहा है ना 500, तो 500 को 20 से गुना कर लेंगे, एक 10,000 रुपया हो जाएगा। 700 का अगर कहा जाए फाइनल पर कितना, इसका भी 20 है तो 14,000 रुपया, तो 14,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000, इस सबको 34,000 रुपया हुआ, उसको जोड़ लेंगे तो वो फॉरफिटेड अमाउंट होगा। अब रीइश्यू का जो बोला है वो 80 रुपये के हिसाब से बोला गया है, तो बाकी बाद उसको रीइश्यू कर लेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चंस में है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, इसका एंट्री आ तो आप देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ पे आपका यही एंट्री बनेगा। ठीक है बच्चा, तो आप लोग इस एंट्री को सही तरीके से देख लें। बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया होगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 रुपये परसेंट के 20% नहीं 20 रुपीज है ना, तो 20 को अगर मान लीजिए 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख रुपया होगा। तो यहाँ पे 1 लाख दो बार, एक ड्यू होता है, एक रिसीव होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर कहा जाए तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000 रुपये होबे करेगा, लेकिन इसमें 5 रुपया प्रीमियम का है। तब 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, तो 25,000 रुपया प्रीमियम को होता है। ये हमेशा क्रेडिट होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000 रुपया। अब 25,000 रुपया इसमें चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे शेयर कैपिटल में 1.5 लाख रुपया जोड़ के यहाँ पे 1,75,000 रुपया लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे ये दोबारा लिखा गया, इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना है। 25,000 रुपया और 1.5 लाख दोनों को जोड़ के 1,75,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें डी हुआ, इसमें रिसीव हो गया, और शेयर कैपिटल अकाउंट के एक बार चला जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का अगर बातें करें 30 रुपया, तो 5,000 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 लाख, कितना है 1.5 लाख आएगा। तो यहाँ पे 1.5 लाख होना चाहिए। बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा यहाँ पे जो है वो नहीं दिया ना उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 1.5 लाख हो गया। फिर यहाँ पे फॉरफिटेड का जब 500 शेयर पे है, जो अनपेड हुआ, तो 1200 गुने 80 तो करना ही पड़ेगा। शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, इस सब को यहाँ पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर आ जाए। मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, इस क्वेश्चंस को सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चा, तो यहां तक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतना ही बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, क्योंकि मुझे बात करना है अब यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। ठीक है ना, तो यहां तक आपको बात अगर समझ में आ गया है, तो अब देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, डिस्क्राइब इट्स कंटेंट्स। अब बताओ, ये जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होता है। पार्टनरशिप डीड बोला गया एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, जिसका मतलब यही हुआ, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंटेनिंग टर्म्स एंड एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, और पार्टनर के बीच में होगा। उसके ड्यूटीज क्या है, वही सब चीज टर्म लिखा रहता है, उसका एड्रेस, उसका पता, ये सारी चीज क्या होता है, ऑरल हो या रिटेन हो, ये दोनों फॉर्म में आपको एक रजिस्टर में लिखा हुआ मिलेगा, तो वही होता है पार्टनरशिप डीड। आपको पता ही होगा, पार्टनरशिप डीड में कहें तो 10-12 पॉइंट्स होते हैं, और 10-12 पॉइंट जो है ना वो याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे बच्चा एक साथ क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चंस आपको जो है ना, आप क्या कहते हैं उसको, मंथली एग्जामिनेशंस में बच्चों को आया है, ये भी क्वेश्चंस आपको दोबारा आएगा फाइनल एग्जामिनेशन में, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, सो इट्स लाइक द कैश अकाउंट की तरह हम लोग बोल सकते हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट की बातें करते हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू आइटम्स होता है, पार्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इसको आपको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको पता ही है, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
किस में कौन कौन चीज लिखाता है। पहली बात ये हम लोग बनाते क्यों है, तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एलोकेट दैट नेट बोला कि यहाँ पे रिजल्ट अमंग पार्टनर्स थ्रू द सैलरी, इंटरेस्ट, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रिफ्लेक्टिंग पार्टनरशिप, ठीक है, एग्रीमेंट, ये सब चीजें है ना हम लोग इसको लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट में लिखा आता है। पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर, और जो भी पार्टनर है उसके बीच में कितना प्रॉफिट बच रहा है उसका रेशियो यहाँ पे लेके उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये रहा बच्चा क्वेश्चन जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और यहाँ पे कैसे इसको बनाया जाता है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। इसको आप देख लो, अच्छे से याद कर लो, 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब अकाउंटिंग AS3 क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होता है। स्टेट दैट कैश फ्लो शुड एक्सक्लूड द मूवमेंट्स या बिटवीन आइटम्स व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट सो एज दिस अ पार्ट ऑफ एंटरप्राइज कैश मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बातें करता है वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय नोटिस। आप किसी पार्टनर के द्वारा अगर नोटिस देके के कंपनी को बंद कर रहा है तो उसी को कह सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन्वॉल्व्स फर्म दैट इज नॉट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। इन सच फर्म एनी पार्टनर्स कैन डिसोल्यूट या डिसॉल्व हो जा रहा है बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर्स फॉर्म इट कॉल डिसोल्यूशन। मतलब पार्टनर के द्वारा अगर मान लीजिए कोई नोटिस अगर दे दिया भैया हम नहीं है ना आप कंपनी में नहीं रहना चाहते हैं या तो बंद करना चाहते हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल वहां पे एग्रीमेंट जो बना होगा उसके हिसाब से या नोटिस के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पे, वाई एसेट एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, जब कोई पार्टनर अगर मान लीजिए रिटायरमेंट होता है या एडमिशन लेता है या डेथ करता है, उस केस में भी होता है। फिलहाल यहाँ पर रिटायरमेंट केस में अगर देखा जाए तो बोला गया एसेट एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यू टू रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू, पता चल सके करंट मार्केट वैल्यू पता चल सके, इस वजह से भी हम लोग करते हैं। एडमिशन इफ देयर इज एन एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, एसेट हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें डिप्रिसिएशन लायबिलिटीज जो भी होता है उसको डेबिट, डिप्रिसिएशन अगर डेबिट हुआ, लॉस हुआ तो डेबिट हुआ, ये हम लोग उसके ट्रीटमेंट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन बचा। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर द अमाउंट पेबल टू डिजीज पार्टनर। आप यहाँ पे इसका एंट्री देख सकते हो, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट और 2 होता है डिजीज पार्टनर्स का एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स होता है क्रेडिट। ये इसका एंट्री पास होता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको बोला गया रिलेशंस अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ये क्या होता है पता ही होगा। रिलेशन अकाउंट क्या होता है, जब कोई भी हम लोग एसेट को बेचते हैं और लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं उसके लिए रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब एसेट अगर इंक्रीज करे या डिक्रीज करा उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। फिर बोला कि इसका प्रिपरेशन अगर देखा जाए डिसोल्यूशन के समय बनाया जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर कहा जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा जब कोई पार्टनर डेथ होता है या कह सकते हैं रिटायरमेंट होता है उस केस में बनाया जाता है। इसको प्रिपेयर बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए होता है, सेल ऑफ एसेट या पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हुआ है उसके चेंज कितना हुआ है एसेट और लायबिलिटीज उसको पता करने के लिए होता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसको खुद से याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो लायबिलिटीज क्या होता है, इसको ध्यान सुनो। लायबिलिटीज इज करंट ऑब्लिगेशंस होता है फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, व्हाइल प्रोविजन इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ लायबिलिटीज होता है जहां पे अमाउंट टाइमिंग जो है ना सर्टेन अनसर्टेन होता है बट प्रोबेबली रिक्वायरिंग एस्टिमेशन। मतलब हम ये कहना चाहते हैं लायबिलिटी जो एक ऑब्लिगेशन है जो आपको पहले कुछ था बाकी, ठीक है ना, उसके हिसाब से। अब प्रोविजंस खास कर देखा जाता है फ्यूचर्स में आपको कुछ हो सकता है उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जनरली लायबिलिटीज होता है वो पेबल होता है, अब बाकी वो जो प्रोविजंस होता है एक तरीके से एसेट की तरह। क्योंकि मान लीजिए हम ये कहते हैं जैसे इंश्योरेंस लेना, प्रोविजंस है जो कंपनी में लॉस भी हो सकता है तो प्रोविजंस करके रखते हैं। तो मान लो इतना इतना कुछ लॉस होगा, ठीक है ना, या इतना ऐसा होगा तो उसके लिए हम लोग मान के चलते हैं। ऐसा वो खर्चा नहीं, ठीक है ना, उसको मान के चलते हैं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन लायबिलिटीज क्या है, इन टर्म्स हमेशा देखते हैं पेबल ही है, उसको पैसा देना है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, एक तरीके प्रोविजंस क्या होता है, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होता है, प्रोबेबल आउटफ्लो,
रिसोर्सेज होता है, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड होता है, ये है प्रोविजंस का, आप ऐसे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटीज का बात करें तो ये पास्ट इवेंट, ये भी बात होता है। ये बोला गया एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली बाय द अकरेंस ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। मैंने अभी क्या बताया, जो कंटीजेंट लायबिलिटीज की बातें कर रहे हैं ये तो प्रोविजंस हुआ, ये फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है, क्या हुआ नहीं हुआ। और बोला गया अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी मेजर विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी के हिसाब से। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया बच्चा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस है, आपको अच्छे तरीके से इसको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज मीन्ड बाय कैश या कैश इक्विवेलेंट। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर द लिक्विड एसेट इन एनी बिजनेस। हमेशा याद रखना, डेफिनेशन अगर आ जाएगा तो कैश या कैश के जो बराबर कोई भी अगर चीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट, किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, इसमें कैश में देखो कॉइन्स, करेंसी, पेटी कैश, फॉरेन करेंसी, चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत आ सकता है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हुआ, मनी मार्केट फंड्स हुआ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हुआ, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुआ, ये हुआ कैश इक्विवेलेंट आइटम्स दिया हुआ है जो लिक्विड एसेट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, फैसिलिटी ऑफ बैंक प्रोवाइडिंग मोर फंड्स देन अवेलेबल इन बैंक अकाउंट इज सो एंड द बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज अ नेगेटिव कैश बैलेंस होता जरूर है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको लग रहा है जो खासकर क्या कहते हैं बिजनेस अकाउंट वाले को मिलता है ओवरड्राफ्ट का फैसला, सेविंग अकाउंट वाले को नहीं मिलता। किसको मिलता है, जो खासकर बिजनेस वाले ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है ना, करंट अकाउंट, जिसके पास अगर करंट अकाउंट होता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है। भले वो आपका क्या होता है नेगेटिव बैलेंस होता है, लेकिन आपको बैंक वाला पैसा लेके देगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है जो कि ट्रांसफर बोला गया स्टॉक या आफ्टर बोला स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब हुआ यूजुअली जो है ना अनसिक्योर्ड बॉन्ड या लोन की तरह होता है, देयर इज नो प्राइमरी कोलेटरल इंटरलिंक्ड टू द डेब्ट के लिए होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉपर्टी रेशियो। तो प्रॉपर्टी रेशियो आपको पता ही होगा, जो हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेज के हिसाब से कंपनी में दिखाया जाता है, जो टोटल एसेट फाइनेंस बाय जो ऑनर फंड के हिसाब से होता है, मतलब शेयर होल्डर फंड के हिसाब से होता है इंस्टीड ऑफ डेप्ट, मतलब शेयर होल्डर फंड जो होता है उसकी एवरेज में कितना डेप्ट है उसको देखने के लिए हम लोग बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, तो क्या करना होगा, शेयर होल्डर फंड को अगर टोटल एसेट से अगर डिवाइड करते हैं, शेयर होल्डर फंड को अगर टोटल एसेट से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल एसेट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ कंपनी। ये तो आपको पता ही होगा, टू फीचर्स की बात करें कंपनी का तो पहला होता है परपेचुअल सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी की बात किया जाता है, पर्सनल एसेट या प्रोटेक्शंस की बात किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो ही बात बोला गया था, इतना बातें लिखा होगा, इसमें से दो बातें आपको उठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय द एक्युमुलेटेड लॉस। तो एक्युमुलेटेड लॉस व्हिच हैव नॉट येट बीन रिटन ऑफ, अभी तक उसको खत्म नहीं किया गया पार्टनर्स के डेबिट साइड के हिसाब से, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्युमुलेटेड लॉसेज। एग्जांपल से देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये सब इसको दिखाया जाता है। एक्युमुलेटेड लॉस को हम एसेट ऑफ बैलेंस शीट में देखें, जो बैलेंस शीट होता है ना लायबिलिटी साइड में उसको दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होता है वहां पे एक्युमुलेटेड लॉस को दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहां तक मैंने आपको अभी बात करने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश की, ये आपको समझना है। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूं, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कितना कर लेने हैं। अगर मुझे पढ़ाना हो तो मैं इतना फास्ट बिल्कुल बात नहीं करता, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है इस तरीके से जो क्वेश्चंस है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 100% आपके जो है ना क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बातें किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताने की कोशिश किया अगर समझ में आ गया होगा बच्चा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आपका कोर्सेज हैं, चाहे आप बात करें 11-12 की बातें करें, बीकॉम की बातें करें, बीबीए की बातें करें, ठीक है ना, या सीए या सीएस की फाउंडेशंस की बातें करें, सब आपका वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग पेशेंस रखें और समझने की कोशिश करें, और जहां तक आपको समझ में आया है या नहीं आया तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। फिलहाल ये फास्ट ट्रैक वीडियो था जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस फटाफट समझाने की कोशिश किया एग्जामिनेशन के हिसाब से। यहाँ पे मैंने कोई पढ़ाया नहीं, बस समझाया किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।